एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम सासाराम शहर का कर रहे हैं भ्रमण। चुनावी माहौल में माइनॉरिटी क्षेत्र का दौरा कर ले रहे हैं लोगों का आशीर्वाद। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सांसद बनकर इस क्षेत्र का ऐसा विकास करूं जिसे लोग इतिहास के रूप में जानेंगे। आप जानते हैं कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र विश्व में जाना जाता है क्योंकि यहाँ शेरशाह का मकबरा, माँ तारा चंडी का धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक गुरुद्वारा के साथ साथ विश्व का दर्जन और चर्चित धरोहर यहाँ मौजूद है। यह बात एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम ने सासाराम नगर भ्रमण करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सबका साथ और सबका विकास का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रखे हैं, उनके सपनों को मैं सासाराम लोकसभा में साकार करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश संविधान से चल रहा है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार पूरे देशवासी चल रहे हैं। विपक्षी दल यह चर्चा बना रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, तो यह नामुमकिन है। लोगों को भ्रमित करने के लिए विपक्षी दल के लोग यह चर्चा बना रहे हैं। श्री राम ने कहा कि संविधान का दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र में सभी युवा वर्ग को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी वैसे कॉलेज खुल सकें जिससे क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया है कि इस बार 400 के पार, तो सासाराम लोकसभा क्षेत्र उन 400 पार के लिस्ट में शामिल होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपना कीमती आशीर्वाद देते हुए मुझे उस लायक बनाने का काम करने जा रहे हैं। जिस तरह से क्षेत्र के लोगों ने हमारे पापा स्वर्गीय मुनीलाल को एक सेवक के रूप में सांसद बनाया था, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे क्षेत्र के लोग अपना सेवक बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, ताकि मैं इस क्षेत्र का बढ़ चढ़ कर विकास कर सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, भाजपा के जो प्रत्याशी हुए, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जाहिर चीज़ है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें चुनाव जीतना है। आप जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान है कि इस बार हम लोग 400 पार करेंगे। तो 400 पार के में शिवेश राम का भी नाम आ रहा है, चूँकि सासाराम लोकसभा क्षेत्र के ये प्रत्याशी हैं। और आप जान लीजिए कि पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ये आज शहर का भ्रमण कर रहे हैं, सासाराम नगर का भ्रमण कर रहे हैं। आज ये इस शहर में आए हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनका मिशन क्या है, कैसा लग रहा है। चुनाव में आप चूँकि चल रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप माइनॉरिटी के क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। शिवेश जी, कैसा लग रहा है? आप लगातार सबसे पहले बिहार दर्शन के सभी व्यूअर्स को मैं प्रणाम आपके माध्यम से करना चाहता हूं। और आपने जो पूछा कि कैसा लग रहा है, तो ये तो मेरी जन्मभूमि है और अब मेरी कर्म भूमि हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक सेवा के लिए भेजा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ की जनता पहले ही से मन बनाकर बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और सौभाग्य से मुझे पार्टी ने मौका दिया और मैं इस क्षेत्र में लगातार वर्षों से काम कर रहा हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल है, चूँकि आपके पापा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, कुछ उनका सपना अधूरा रह गया था, क्या उनके सपनों को साकार करेंगे? देखिए, सपना तो सबका होता है। निश्चित रूप से माननीय मुनीलाल जी मेरे पिता थे और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वैसे पिता का मैं पुत्र हूँ। और सपना तो अटल जी का भी सपना था कि इस देश को प्रगति पर राह सर्वोच्च पद पे लेके जाएं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि जो देश जो है, अपना देश जो 5वें स्थान पे है दुनिया के, 2047 तक इसको विश्व का नंबर 1 स्थान देने की बात करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। जहाँ तक पिताजी की बात है, उस समय हमारे स्टेट सरकार भाजपा की नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सारे काम नहीं हो सकते थे। जैसे अभी आपने बताया किस तरह से वो झंडा लेके निकले, लेकिन जो बिहार स्टेट का सरकार हमारे साथ नहीं थी तो वो काम नहीं हो पाती थी।
लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार है, तो जो पिताजी के सपने थे कि हर एक खेत में पानी पहुँचे, उसके तहत उन्होंने करमचट डैम का निर्माण भी करवाया था। उनकी बितरनियाँ और जो करहे हैं जो हर खेत में पानी पहुँचे, अभी तक वो विकसित नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से अगर मैं आशीर्वाद मिला जनता का तो मैं उन कामों को करूँगा। हर घर में बिजली नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से पहुँच चुका है। हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। हर गरीब को अनाज फ्री में मिल रहा है। हर गरीब के घर में जो उज्ज्वला के माध्यम से गैस पहुँच चुका है। बहुत सारे ऐसे काम हैं अभी भी कि जिसको हमको गरीब को के बीच में जाकर करना है। अच्छा, एक सवाल है कि माइनॉरिटी के क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, पिछले कई दिनों से माइनॉरिटी के पास आप जा भी रहे हैं और सम्मान भी मिल रहा है, सम्मान भी आप दे रहे हैं, डिमांड भी आप कर रहे हैं, वोट सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है माइनॉरिटी को? देखिए, मैं तो एक दलित समाज का व्यक्ति हूँ और सबसे समाज में अंतिम पैदान व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है समाज के। देखिए, हम भारत देश के वासी हैं, इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है, राष्ट्र निर्माण की बात है। तो ये तो सब परिवार के ही लोग हैं। धर्म, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, सबसे पहले हम तिरंगा के नीचे खड़ा होते हैं, उसके बाद किसी धर्म की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस देश के लोग नागरिक हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम हो या आज भी सेना में जो सभी समाज के लोग मिलकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका भी समर्थन मिल रहा है। और मुझे पीछे भी, जब मैं विधायक बना तो जो अपना जो मुस्लिम समुदाय के लोग का पीछे भी वोट मिला है और इस बार ही मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या मैसेज देंगे क्षेत्रवासियों से, क्या मैसेज देंगे? क्षेत्रवासियों को मैं ये मैसेज दूंगा, एक जो अम्बेडकर जी का सपना है कि इस देश के हर एक बच्चे पढ़े लिखे, अशिक्षा नहीं रहे, और हम निश्चित रूप से जब शिक्षित होंगे तभी ये देश का विकास हो सकेगा। तो मेरा एक ही है संदेश है कि काम तो बहुत है और आपकी आवश्यकताएं भी बहुत सारी हैं और बहुत सारे काम अभी अधूरे भी पड़े हुए हैं। तो उन कामों को तो ज़रूर हम करेंगे, पूरा करेंगे जब इस क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जो अभी आप देखिएगा कि मेडिकल कॉलेज एक ही है, गोपाल नारायण सिंह जी का दूसरा मेडिकल कॉलेज बने, और भी शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ काम करेंगे। जो इंडस्ट्री बंद पड़े हुए हैं उन इंडस्ट्रीज़ को मैं कोशिश करूंगा कि जैसे नवीन नगर में जो बहुत सारी इंडस्ट्री आ गए और इस साइड में नहीं आए, अब जो भी कारण हो मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। जो हमारे बंद इंडस्ट्री पड़े हैं तो वो तो दोबारा खुलने में दिक्कत है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री अभी चल रहे हैं इस क्षेत्र में। आप देखिएगा दुर्गावती में या कुदरा में देखिएगा, छोटे छोटे अच्छे इंडस्ट्री चल रहे हैं। मैं जब विधायक था तो लगभग 100 करोड़ का एक इंडस्ट्री अपने विधानसभा में अपने प्रयासों से लाया था। तो इंडस्ट्री जब लगाएंगे तो और प्रशासन का सपोर्ट चाहिए, तभी कोई इंडस्ट्री लगती है। तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा है कि मैं जो संदेश आपने पूछा कि जो संदेश देना है, तो मेरा एक ही संदेश है कि अपने बच्चे लोगों को हम पढ़ाएं। गरीब से गरीब आदमी ये संकल्प ले कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और देश में जो समाज के अंतिम पैदान पर लोग हैं उनको अम्बेडकर और जगजीवन राम ऐसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। यही मेरी कल्पना है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अगर मोदी की सरकार बन गई तो संविधान पे आँच आ सकता है या रिजर्वेशन ख़त्म हो सकता है, इसमें क्या सच्चाई है? ये सब बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। ये बातें जो आप संविधान की बात अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा संविधान का संशोधन कांग्रेसियों ने किया है। आप रिकॉर्ड गूगल में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कोई संविधान का संशोधन हुआ है तो वो कांग्रेस सरकार ने किया। जहाँ तक संविधान बदलने की बात है, कभी भारतीय जनता पार्टी और संविधान को मजबूत करने वाली पार्टी है। हमने अम्बेडकर जी को मान सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी ने, पंच तीर्थ का निर्माण कराया है, जहाँ उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ उनका जन्म हुआ महू में, वहाँ जहाँ उनकी शिक्षा हुई लंदन में, जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली, और जहाँ उनका दीक्षा लिया उन्होंने नागपुर में, ऐसे 5 जगहों को उन्होंने पंच तीर्थ का नाम देकर उसको विकसित किया है। तो हम तो संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान को तोड़ने वाले नहीं हैं। मैं अभी सोशल मीडिया में कहीं देख रहा था, राजीव गांधी ने मंच पर लाल किले से उन्होंने कहा था कि संविधान बदलने की आवश्यकता होगी तो कांग्रेस बदलेगी। तो ये तो उनका एजेंडा है, मेरा एजेंडा तो संविधान बदलने की है ही नहीं। हाँ, संविधान में जैसे हमने कोई भी काम किया, आप जब इशारा पूछ ही रहे हैं तो खुल के जानना चाहिए जनता को कि संविधान की बात कब से आई। जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को बनाने का आदेश दिया, जब से धारा 370 हटा, उसके बाद इन लोग कहे कि संविधान खतरे में है। तो वो अम्बेडकर जी ने संविधान में वो प्रावधान छोड़ा था, तभी आज राम जन्मभूमि बना, तभी धारा 370 हटा। और आज देखिए कि कश्मीर में जहाँ 100% मुस्लिम समाज के लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे, लाखों की संख्या में नौजवान उस रैली में आए थे और आज बहुत खुशहाल है। आज देखिए सचिन तेंदुलकर कश्मीर के रोडों पर क्रिकेट खेलते हैं।
ऐसा संभव था क्या? कांग्रेस की सरकार जी थी तो संभव था कि सचिन तेंदुलकर वहाँ शिकारा में अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ वहाँ शिकारा में घूम रहे हैं तेंदुलकर। वहाँ क्रिकेट, वहाँ के जो मुस्लिम बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे, तेंदुलकर उतर कर उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और अपने सोशल मीडिया में। तेंदुलकर तो कांग्रेस के सांसद रहे, तेंदुलकर कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रहे और वहाँ जाकर वो उन्होंने मैसेज दिया कि कितनी शांति है। तो ये सब बकवास बातें हैं, क्योंकि आज कश्मीर भी बढ़ रहा है और देश भी बढ़ रहा है। देखिए, शिवेश राम हुए और शिवेश राम के बारे में आप जान रहे हैं कि काफ़ी इस क्षेत्र से भली भांति इनकी जानकारी है और जानकारी में इन्होंने ये बताया है कि अगर मैं सांसद बनता हूँ तो जाहिर चीज़ है कि यहाँ जो भी कमियाँ हैं उसे पूरा किया जाएगा। और ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। सासाराम एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। आप जान रहे हैं कि यहाँ शेरशाह का मकबरा भी है, माँ तारा चंडी का यहाँ मंदिर भी है और यहाँ गुरुद्वारा भी है जो ऐतिहासिक स्थल के रूप में ये जाना जाता है। वो सारे इतिहास को समेटते हुए ये ऐसा काम को अंजाम देंगे जो सासाराम लोकसभा का नाम पूरे देश में जैसा जाना जाता है उसी के रूप में बनाने का ये काम करेंगे। कि जिस तरह से मोदी सरकार ने ये घोषणा कर रखा है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप जान लीजिए कि शिवेश जी के साथ एक नहीं अनेकों लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ माइनॉरिटी के लोग नज़र आ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि 2 दिन पहले सरताज हुसैन जो माइनॉरिटी सेल के वो ज़िला अध्यक्ष हैं, उन्होंने करमसराय में जो माइनॉरिटी सेल की एक मीटिंग की थी, वहाँ भी काफ़ी मुसलमान तबके के लोग जुटे थे। इस भीड़ में आप देख लीजिए कि कुछ सरदार जी भी हैं। इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि ये क्या कहेंगे। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार हरदीप सिंह है, नगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा के। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? चर्चा तो है कि शिवेश जी चुनाव जीत चुके हैं। शिवेश जी चुनाव जीत नहीं चुके हैं, ये नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं तो सभी जीत रहे हैं चुनाव। ठीक है, अब की बार जो 400 पार का नारा है वो फुलफिल भी हो रहा है। ठीक है, 400 पार में शिवेश जी का भी तो नाम है। शिवेश जी का नाम तो लिखा चुका है शिवेश जी। क्या नाम बताए? सरदार हरदीप सिंह। सरदार हरदीप सिंह हैं। और आप जान लीजिए कि सरदार हरदीप सिंह हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि यहाँ चाचा फागू मल का गुरुद्वारा है और जाहिर चीज़ है कि ये गुरुद्वारा एक ऐसा गुरुद्वारा है जो विश्व में जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि ये शहर की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, इस लोकसभा की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि 400 के पार में इनका भी नाम अंकित हो चुका है और ये चुनाव जीत चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिवेश राम इस बार आए हैं तो चुनाव के पूर्व ही वो सांसद कहला रहे हैं। यहाँ पे एक और साहब हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सरदार जयशंकर सिंह। अच्छा। एक चीज़ बताइए कि देख रहे हैं कि आप लोगों के भी बिरादरी से सरदार लोग भी इनके साथ साथ चल रहे हैं, कारण क्या है? कारण एक सच्चा आदमी है और देश के लिए लड़ रहे हैं और माननीय मोदी जी के लिए लड़ रहे हैं और हमारे देश का विकास हो रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे सुवेश भैया बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। जी, ये चर्चा तो क्षेत्र में भी है, देखा भी जा रहा है। देखिए, सरदार हरदीप सिंह हैं और एक उमंगी है, एक खुशी है। और खुशी इसलिए है कि इस बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया है कि इस बार 400 पार, उसमें शिवेश जी का भी नाम अंकित होने जा रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।